नमस्कार, मैं देवदास महापात्र। आज मैं आपके सामने मेरे नए चैनल ट्रिबॉन कंसल्टेंसी के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मैंने 2010 में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री को चुना क्योंकि मेरे को लगा कि इस फील्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, स्कोप है, तो उसके लिए मैंने ये फील्ड को चूज किया। तो बेसिकली जब मैं फ्रेशर था तो मेरे को ऐसा पता नहीं था कि कौन से फील्ड में जाना है और कैसे कैसे उसके काम रहते हैं, काम करने का तरीका क्या है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने काम किया तो मेरे कॉलीग्स मिले और मेरे जो सीनियर्स थे उनसे मैंने सीखा, मगर एक बहुत लंबा टाइम लग गया उसको सीखते सीखते। तो बेसिकली आज ये चैनल ट्रिबॉन कंसल्टेंसी स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि जो भी लड़का फ्रेशर है, डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है या एमएससी बीएससी या 12th पास हुआ है, जो ऑपरेटर्स में काम करना चाहता है, और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जिनको थोड़ी नॉलेज चाहिए इस फील्ड के बारे में, या कोई स्विच चेंज ओवर करना चाहते हैं और कोई फील्ड में है और इस फील्ड में आना चाहते हैं। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री, ये दोनों को रिलेटेड है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में 3 डिवीजन होते हैं। बेसिकली पहला डिवीजन होता है इंटरमीडिएट का, और दूसरा डिवीजन रहता है आपका एपीआईज का, और तीसरा डिवीजन होता है फॉर्मुलेशन का। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा डिटेल में, मगर बेसिकली आज आपको एक सारांश बताऊंगा कि ये जो फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री है, बेसिकली कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर आपकी क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद। तो बेसिकली डिपार्टमेंट्स कितने रहते हैं? टोटल 7 डिपार्टमेंट्स जो एक केमिकल इंजीनियरिंग का लड़का ज्वाइन कर सकता है या एमएससी बीएससी करने वाला भी ज्वाइन कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी चॉइस ऑफ इंटरेस्ट किसमें है। जैसे कि पहला है कि आर&डी। ये आर&डी होता क्या है? आर&डी का मतलब ऐसा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे इफ फ्लेयर कंपनी का पेन है, मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर है मेरे हाथ में। ये कंपनी जब प्रोडक्शन करने से पहले किसी ने सोचा होगा कि हम एक व्हाइट मार्कर बनाएंगे, तो पहले क्या होता है कि एक छोटे से स्केल में एक मार्कर बनाया जाता है। तो लगभग इसको बनाने के लिए इनको प्लास्टिक की सर्च होगी, इंक कौन सा लेंगे, निब कौन सा लेंगे, कैसे उसका मोल्ड बनाएंगे, हर चीज का इन्होंने डिस्क्राइब किया रहेगा। तो जो डिपार्टमेंट इसको चूज करती है तो वो डिपार्टमेंट होती है आर&डी। आर&डी में इनको पेन बनाए, एक बार में सक्सेस नहीं होता है, बार बार बनाने के बाद ये पेन इनका सक्सेस हो गया। तो आर&डी का काम यही है कि इस पेन को पहला डेवलप करेगा, डेवलपमेंट में लेगा, रिसर्च करेगा कि कैसा बनेगा, उसके बाद डेवलप किया। डेवलपमेंट करने के बाद दूसरे नंबर में आता है टेक ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में होता क्या है कि आर&डी ने प्रोसेस बना दिया, मगर उसको रैंप अप करना है। रैंप अप का मतलब ऐसा है कि एक अगर ये पेन अगर स्टार्टिंग में उनको मोल्ड बनाने में ये अगर आप उनको 500 रुपए में पड़ा है, तो मार्केट में अगर ये 500 रुपए में बेचेंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, और खरीदने वाले रहेंगे भी लिमिटेड, उनका मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। उसके लिए डिपार्टमेंट बनता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या होता है कि आर&डी का प्रोसेस, इन्होंने मोल्ड कैसे बनाया, इंक कहां से लिया, कितने कॉस्टिंग में लिया, ये पूरा स्टडी करेंगे, इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशंस करेंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला प्रोडक्शन को हैंडओवर करता है, यानी कि बैचेस वैलिडेशन में जाते हैं। जैसे ही वैलिडेशन में जाएगा तो प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, मैंने आपको एक मार्कर का साधारण एग्जांपल देखिए, आप आसानी से समझ पाओ। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला क्या करता है? प्रोडक्शन वाले को हैंडओवर करता है। प्रोडक्शन वाला क्या करता है? प्रोडक्शन वाला पहले तो उसका प्रोसेस देखता है, ये प्रोसेस है क्या, कैसे बनेगा। टेक्नोलॉजी पूरा डिटेल में बताता है, उसकी साइज क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी, कितना एमएम में कितना हीट करना है, कितना मोल्ड का स्ट्रेंथ रहेगा, हर चीज बताएगा। उसके बाद प्रोडक्शन वाला क्या करता है? रैंप अप करता है। रैंप अप का मतलब है कि उसको हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। जब हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा तो
क्या बेसिकली क्या होगा, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। तो ये कैसा प्रोडक्शन होने के बाद आज हमको इस 30 रुपीज में, लगभग ये 30 रुपीज में परचेज मिल रहा है। तो कहां 500 रुपीज, कहां 30 रुपीज, यही डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन वाला इसको लार्ज स्केल में बनाता है। जब प्रोडक्शन होगा, अगर इतना लार्ज स्केल में बनेगा, एक दिन में लगभग एक 10 लाख पीस, 20 लाख पीस बनेगा, तो डिफेक्ट्स आएंगी। साधारण सी बात है, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, तो डिफेक्ट्स आएंगी। जब डिफेक्ट आएगा तो उसको संभालने के लिए क्यूसी एंड क्यूए डिपार्टमेंट, बेसिकली क्यूसी का काम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। जितना भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी वॉल्यूम्स ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन हो रहा है, उसको क्यूसी का बंदा क्या करेगा, उसको हर चीज को चेक करेगा कि भाई इसका नीब बराबर है क्या, इसके अंदर जो ये इंक डाला गया है इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है क्या, उसके बाद इसकी कैपिंग, जो कैप लीक हो रहा है ये बराबर है क्या। तो ये क्यूसी का बंदा चेक करेगा और अप्रूव करेगा, हाँ भाई तुम्हारा आज का दिन का जो प्रोडक्शन है 10 लाख पीस है इसका, वो अच्छा है। उसको प्रोडक्शन वाला और क्यूसी वाला को जज करने के लिए क्यूए डिपार्टमेंट रखा गया है। क्यूए डिपार्टमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। अगर इस प्रोसेस में बनाने के लिए 2 घंटा लगता है और कैप का मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए कुछ टाइम लगता है, माने इसी ग्रेड का, इसी ब्लू कलर ग्रेड का प्लास्टिक लेना है, तो क्यूए वाला पहले डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। उसके बाद वैलिडेशंस, आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, उसके बारे में अभी बता दिया तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको धीरे धीरे करके समझा रहा हूं। आज बेसिक समझाता हूं, बेसिक है क्या। उसके बाद काम आता है सबसे इंपॉर्टेंट ईएचएस का। ईएचएस का मतलब क्या है, एनवायरमेंट। अगर इस प्लांट को डालना है तो पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, कि भाई हम इस प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ये टॉक्सिक नहीं है, इसमें एनवायरमेंट को ना नॉइज पोल्यूशन होगा, ना वाटर पोल्यूशन होगा, या सर्टेन पोल्यूशन का लिमिट रहेगा, और हम इंडस्ट्रियल एरिया में डालेंगे। तो ये परमिशन पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस का गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। एनवायरमेंट क्लियरेंस का गवर्नमेंट से लेने के बाद आसपास की जो कंपनीज रहेंगे, आसपास के जो लोग रहेंगे, उसको देखने के लिए, हर चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए एनवायरमेंट वाला जो बंदा रहेगा वो मॉनिटरिंग करेगा। उसके बाद आता है हेल्थ। भाई साहब, हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तभी आगे ये कंपनी रन होगी। अगर एम्प्लॉय का, जो काम करने वाला बंदा है, ऑफिसर है, या जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उनका हेल्थ ही नहीं रहेगा ठीक, तो ये प्रोडक्शन निकालेगी क्या। उसके बाद आता है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब यह है कि आर&डी प्रोडक्शन हो या क्यूसी हो, कोई भी चीज में क्वालिटी टेस्टिंग करने के टाइम कोई केमिकल्स यूज करता है, कोई हॉट वर्क या हाइट वर्क होता है। तो अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगी तो इंसिडेंट के चांसेस बढ़ेंगे। कभी भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर जाएगा तो हेलमेट्स नहीं पहनेंगे तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा, हेल्थ का इशू आएगा, उसके बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस का भी इशू आएगा। उसके बाद क्या आता है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है कि कोई भी बंदा पहले जब केमिकल इंजीनियरिंग करता है तो सोचता है यार मैं इंजीनियरिंग में कैसे जाऊं, या उसको ये लगता है कि मेंटेनेंस में इंजीनियरिंग करने वाला खाली मैकेनिकल वाला है वही जाएगा, मगर भाई साहब ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग का बंदा पहले फैक्ट्री में, केमिकल हो या फार्मास्यूटिकल्स में, पहले प्रिफरेबल है केमिकल इंजीनियर्स। क्यों? क्योंकि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, आपने हीट एक्सचेंजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, रेडिएटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये जो चीजें पढ़ने के बाद एक आदमी पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरे को पाइपलाइंस कैसे बिठाने हैं, मेरे को कूलिंग सिस्टम कैसे बिठाना है, मैं कौन से हाइट में कूलिंग टावर को बिठाऊंगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ठंडा हो जाएगा पानी, टेम्परेचर कैसे मिलेगा, पाइपलाइंस में फ्लो कैसा मेंटेन करेगा। तो जो इंजीनियरिंग सेक्टर का जो केमिकल इंजीनियर है वो प्रोजेक्ट्स में जाता है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद पूरा प्लांट को कमीशनिंग करता है, प्लांट रेडी करता है, प्लांट रेडी होने के बाद प्रोडक्शन चलता रहता है सालों साल। उसके बाद आती है स्टोर एंड वेयरहाउस। स्टोर और वेयरहाउस दोनों सेम ही है, डिफरेंट होता है। जैसे हम गोडाउन बोलते हैं उसको वेयरहाउस बोल देते हैं, कंपनी में स्टोर बोल देते हैं। तो स्टोर का बंदा, स्टोर में काम क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ स्टोर।
स्टोर का दो ड्यूटी है। पहला आरएम स्टोर, ये आरएम स्टोर है ना, जितने भी रॉ मटेरियल्स परचेज की जाएंगी, जैसे इसमें एक पेन का आपका उदाहरण दे रहा था, तो इसमें प्लास्टिक लगता है, नीब लगता है, इंक लगता है, तो वो रॉ मटेरियल है। तो पहले हो गया ये रॉ मटेरियल स्टोर में जाएगा, उसके बाद आएगा पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल क्या है? इसको पैक करने के लिए आउटर बॉक्सेस लगते हैं, उसको पैक करने के लिए सेलो टेप्स लगते हैं, स्टिकर्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगते हैं, तो उसको बोलता है पैकिंग मटेरियल स्टोर, पीएम। उसके बाद लगता है एफजी, फिनिश गुड। फिनिश गुड का मतलब है कि आपने प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद ये पेन हो गया तैयार, अभी मार्केट में तैयार हो गया जाने के लिए। तो मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गया तो भाई कहीं तो रखना है, ऐसे ही तो फेंक नहीं सकते, पूरा प्रोडक्शन कंपनी चल रही है तो उसके लिए होता है एफजी। एफजी स्टोर यानी कि फिनिश गुड स्टोर। फिनिश गुड में आपका मटेरियल जो तैयार हो गया वो फिनिश गुड में जाएगा। अभी चीजें तो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है। तो ये जो चीजें हैं मैं आज एक दिन में नहीं सीख गया, तो मेरे को भी एक 10 इयर्स का टाइम लगा और अभी भी मैं सीख ही रहा हूं। तो ये वीडियो बनाने का एक छोटा सा उद्देश्य है कि आपको ट्रेन करो। मैं खुद ट्रेन हूं, क्योंकि आपको जैसा ट्रेन करूंगा तो मेरे को भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे या लाइक्स आएंगे, तो मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूं, कुछ शेयर करना चाहता हूं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया और मेरे जो वीडियो दिया है, मैं मानता हूं कि पहला वीडियो है तो इतना अच्छा नहीं हुआ रहेगा, मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं किया रहेगा, फिर भी मेरे से जितना हो सका मैंने किया है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करूंगा। अगर आपको पसंद आया तो ट्रिबन कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।